जब नई सरकार आने में थोड़ा सा ही समय है, उसके पहले ही सरकारी दफ्तरों में आग लगना, ये क्या कहलाता है? अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि सबूत मिटाए जा रहे हैं। प्रज्ञा जी, ये सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रहा। दिल्ली की सरकार बदलने की आहट के समय ही नहीं हो रहा। मैं जहां बैठा हूं भोपाल में, मध्य प्रदेश में पिछले कई सालों में जितनी बार विधानसभा चुनाव हुए हैं, मैं खुद 20 साल से करीब करीब इसको करीब से ही देख रहा हूं, 35 साल से तो देख ही रहा हूं। ये संयोग होता है कि हर चुनाव से पहले या चुनाव के बाद यहाँ जो राज्य मंत्रालय है, वल्लभ भवन या विंध्याचल जो सचिवालय वगैरह है, वहां पर डायरेक्टरेट हैं, उनमें जरूर आग लगती है। तब भी हम लोग कहते हैं कि ऐसा संयोग क्यों होता है, या तो चुनाव से पहले या सरकार बदलने के बाद भयंकर और भीषण आग लगती है। ये संयोग इस वक्त दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार के दफ्तरों में, इनकम टैक्स ऑफिस में, बीजेपी के दफ्तर में, इनमें आग क्यों लग रही है? ऐसा क्या है जिसकी पर्दादारी है? ऐसे कौन से दस्तावेज हैं जिन्हें नष्ट किया जा रहा है? हो सकता है कुछ भी ना हो सकता है गर्मी पड़ रही है, सहज स्वाभाविक रूप से आग लग रही हो। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि ये चुनाव के पहले या चुनाव के बाद ही ऐसा क्यों होता है। अब इसके कारणों की पड़ताल करें तो दो बातें समझ में आती हैं। या तो सत्ता में बैठे लोगों को ये भरोसा हो गया है कि वे फिर लौटने वाले हैं, इसलिए अब तक के जो धतकर्म हैं, उनके दस्तावेज, उनके प्रमाण, उनके सबूत नष्ट कर दिए जाएं और ABCD से फिर से अपने काम शुरू किए जाएंगे 4 जून के बाद। या उन्हें ये डर लग रहा होगा कि अब हम सत्ता में नहीं लौट रहे हैं, कोई भी दूसरा दल जब सत्ता में आएगा तो पिछले 10 सालों की, 5 सालों की हमारी कारगुजारियों की जांच पड़ताल होगी, कागज पत्तर निकाले जाएंगे, टेंडर नोटिस कब कैसे जारी हुए, कब कौन सी सरकारी संपत्ति किस तरह बेची खरीदी गई, खरीदी तो क्या गई है, बेची गई है, इन सब की जांच करा सकती है आने वाली सरकार। एक ये डर हो सकता है। मुझे लगता है कि ऐसा हम और आप सोच रहे हैं, इस पर विचार कर रहे हैं। आज के हमारे विमर्श का विषय ये है, यही अपने आप में पर्याप्त है। अगर संदेह हो रहा है हमें और आपको, इस देश को, इस समाज में लोगों को ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है, यही समाज, इस सरकार के माथे के लिए कलंक है कि आपके ऊपर इतना भी भरोसा नहीं बचा देश को कि स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से लगी गई आग को, या आप जो तबादले पोस्टिंग इस वक्त कर रहे हैं, जैसे आपने बहुत कुछ हो रहा है सर। बहुत कुछ होता है, उस पर हम आएंगे विस्तार। उसी के तो साथ साथ IAS अधिकारियों के ट्रांसफर्स हो रहे हैं, मोदी के भाषण तो आग उगल ही उगल रहे हैं, बहुत कुछ हो बिल्कुल। रहा है अभी सर। जबकि अभी आचार संहिता खत्म नहीं हुई है, बिल्कुल, मुझे चुनाव नहीं चलते मालूम चलते। जिन अधिकारियों के तबादले पोस्टिंग हुई है उसके लिए क्या चुनाव आयोग से परमिशन ली है, कोई अनुमति ली है? अनुमति लेकर राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोई भी तबादले कर सकती है, वो अति आवश्यक होने पर। लेकिन इस वक्त ये सारी चीजें, और उसमें से भी कल प्रधानमंत्री का अज्ञातवास में रहना, पूरे दिन एक भी रैली न करना, कहीं चुनाव प्रचार के लिए न जाना, गहरे संदेह का सबब बन रहा है। क्योंकि इस सरकार पर लोगों को वैसे ही भरोसा नहीं रहा, सरकार की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है, पारदर्शिता खत्म हो चुकी है। तो यही इस सरकार के लिए बहुत पर्याप्त है कि उसके ऊपर लोगों को भरोसा नहीं रहा। ऐसी भरोसा विहीन सरकार इस वक्त है। 4 तारीख को कौन सी सरकार बनेगी, कैसे बनेगी, ये देखने के लिए हमें 4 तारीख का इंतजार करना होगा। लेकिन उससे पहले जो कुछ सरकार कर रही है वो संदेह को बढ़ाने वाला है। ये 7वां चरण किसकी तरफ जा रहा है? उत्तर प्रदेश की 13 सीटें। डॉक्टर राकेश पाठक सर, देखिए 7वां चरण किस तरफ जा रहा है, इसकी बानगी खुद नरेंद्र मोदी ने आज पेश कर दी है। प्रेम सर, मलिक सर, एक बहुत ताजा तरीन बयान आया है मोदी जी का। उन्होंने कहा है कि ये इतवार की छुट्टी अंग्रेजों के राज के समय शुरू हुई थी, ये ईसाई दिन है, इसका हिंदुओं से कोई संबंध नहीं है, रविवार का संबंध ईसाइयों से है, ये छुट्टी ईसाई संबंधी छुट्टी है। इस तरह का एक बयान आया, अभी आप देख लीजिए, ट्विटर फेसबुक पर चल रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, इस देश का प्रधानमंत्री इतवार की छुट्टी को, संडे की छुट्टी को हिंदू मुस्लिम करना चाहता है।
जहां तक मेरी जानकारी है, मलिक साहब, प्रेम सर आप ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया में संडे को छुट्टी ही मानी, संडे की छुट्टी कोई ईसाइयों ने लागू नहीं कर दी है। और अगर कर भी दी हो तो आपके बदलने से अब इस दुनिया में क्या बदल जाएगा। तीसरी बात, अगर बदलना थी तो 10 साल से आप प्रधानमंत्री थे, बदल देते, कह देते आज के बाद पवित्र दिन सोमवार है, उस दिन छुट्टी होगी पूरे देश में। हमको क्या फर्क पड़ता, हम लोगों के तो तीनों दिन सातों दिन काम करने के, सातों दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोया देर तक भूखा रहे फकीर। हमारे निदा फजली साहब का शेर है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी दिन छुट्टी हो ना हो, हमें 365 दिन काम करना है। लेकिन आप जो 7वें चरण के चुनाव की पूछ रही हैं, उसका संकेत मोदी जी के बयान दे रहे हैं। और 1 तारीख को मतदान होने से पहले पहले तक मोदी जी और किसी 2-4 पायदान, और कोई सी 2-4 पायदान अभी नीचे उतर जाएंगे। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि शेष बची सीटों पर से क्या वे पिछले 6 चरण के गड्ढे को भर पाएंगे। मुझे ऐसा नहीं लगता। प्रेम जी ने बहुत सही व्याख्या की थी, उन्होंने सोचा ऐसा था कि हम इस तरह से चरणों को तय करें कि जो आसान सीटें उनको पहले लें, वही सबसे ज्यादा कठिन हो गई। और सबसे कठिन हो गई उनकी अपनी सीट। आज हम और आप चर्चा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही, बनारस की गलियों में, मंदिरों में, चौबारों में, चबूतरों पर बैठ के लोग चर्चा कर रहे हैं कि मोदी जी हार सकते हैं। हारे या नहीं हारे हम नहीं जानते। मलिक साहब कह रहे हैं नहीं हार सकते, मैं तो कह रहा हूं हार सकते हैं। अब जनता तय करे उसे, हम दोनों में से कैसे सही साबित करना है। मैं तो बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी चुनाव हार सकते हैं। चलिए, जिस हिंदी भाषा में ये कहा जाएगा कि नहीं हार सकते वे कभी भी, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बाकायदा आवाज़े बुलंद, नरेंद्र मोदी बनारस से लोकसभा का चुनाव हार सकते हैं। ये 7वें चरण की आहट सुनाई दे रही। 400 सीटें आ रही हैं तो फिर इतनी अफरा तफरी किस बात की? 400 आएंगी तब तो उन्हें कुछ नहीं करना होगा। उसके बाद तो मनुस्मृति को लागू करना है, हिंदू राष्ट्र का संविधान। फिर तो कुछ नहीं करना है उन्हें, फिर ना अराजकता होगी ना उपद्रव होगा। लेकिन जैसा कि मलिक साहब कह रहे हैं, अगर 220-200 सीट रह गई तो फिर सरकार से जाना पड़ेगा, विदाई की बेला आएगी। तो हो सकता है सत्ता छोड़ने से कोई व्यक्ति इनकार कर दे, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ 2 बार प्रधानमंत्री बनने को अविनाशी मान रहा हो, अवतार मान रहा हो, अवतार मान रहा हो, तो उसके लिए ये कौन सा असंभव काम है। और अंतिम विकल्प जिस पर हमें संदेह करना चाहिए, प्रेम सर ने बड़ी अच्छी व्याख्या की उस सारी बातचीत की, सेनाध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया सिर्फ 1 बार गया है। जो ओवरलुक करके सीनियरिटी को लांग कर बनाना अलग बात है। कार्यकाल बढ़ाने का काम सिर्फ 1 बार हुआ है, वो युद्ध काल था 1971 में। इस वक्त ऐसा कोई कारण नहीं था। इनके बाद वाले जो 2 लोग हैं जिनका सिर्फ 1-1 महीने का कार्यकाल और बचा था, ऐसी स्थिति में प्रदेशों के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या सेनाध्यक्ष जैसे पद पर आमतौर पर सरकार ऐसा फैसला करती है कि बार बार सिर्फ 1 महीने का 30 दिन का किसी को समय मिले, इसकी बजाय वो जो दूसरे और तीसरे नंबर के लोग हैं उन्हें छोड़कर चौथे नंबर वाले व्यक्ति को बना दिया जाता है, जिसके पास कम से कम 7 महीने, 1 साल, 1.5 साल का कार्यकाल शेष बचा हो। तो इस वक्त भी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री चाहते तो इनके बाद के, पांडे जी के बाद के 1 और 2 को छोड़कर तीसरे नंबर वाले व्यक्ति या इन सहित चौथे नंबर वाले को सेनाध्यक्ष बनाया जा सकता था। कोई कारण नहीं है 1 महीने के लिए सेवा विस्तार देने का। इस वक्त ये युद्ध काल नहीं है, शांति काल है। सरकार चाहती तो किसी भी दिन बैठकर चयन समिति बिठाकर उसका फैसला अमूमन प्रधानमंत्री को स्वयं करना होता है, जो भी उनकी कैबिनेट कमेटी वो करेगी, राष्ट्रपति को अनुशंसा कर देगी। तो ये सारी चीजें संदेह पैदा कर रही हैं कि अगर जनादेश वैसा नहीं आया जैसा सत्ता में बैठे लोग चाहते हैं, और वे तो चाहेंगे कि सत्ता कभी न खोए, पर शांतिपूर्ण हस्तांतरण सत्ता का इस देश में होता आया है। इस बार अगर हम सबको आशंका हो रही है तो यही गंभीर बात है ना। हमें क्यों ऐसा सोचना पड़ रहा है? हम क्यों निश्चिंत नहीं है कि हाँ कोई बात नहीं, फैसला कुछ भी होगा, सरकार बदल जाएगी, XYZ प्रधानमंत्री बन जाएगा, देश इनके बिना भी चलता रहेगा, कोई कयामत नहीं आ जाएगी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो। जी प्रज्ञा, मुझे लगता है अब आपके बनारस के उस पर आता हूँ। बिल्कुल, असली चिंता यही है कि अगर बनारस भी हार गए तो क्या होगा। भले 400 सीटें आ जाएं और बनारस हार जाएं तो कितनी बड़ी नैतिक हार होगी। और हमारे दर्शकों की सूचना के लिए ये बता दें कि इस देश के इतिहास में हर बड़ा नेता चुनाव हारा है।
ये मत सोचिए कि नरेंद्र मोदी अजय अपराजेय हैं। इस देश में इंदिरा गांधी चुनाव हारी अपने घर में रायबरेली में। इस देश में अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हारे अपने घर में ग्वालियर में। डॉक्टर मनमोहन सिंह दिल्ली में चुनाव हारे। यद्यपि मनमोहन सिंह उस वक्त कोई जननेता नहीं थे, लेकिन ये दो उदाहरण पर्याप्त हैं। बलराज मधोक जनसंघ के संस्था अध्यक्ष थे, वे दिल्ली में चुनाव हारे थे। रामचंद्र अभी मोदी जी को फाइट है, अगर हम इसी, तो यही अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि मोदी जी को बनारस में फाइट है। मतलब मोदी जी बनारस हार रहे हैं क्या? ये डर सता रहा है? नहीं, हार रहे मैं नहीं कह सकता हूं। ये डर उन्हें सताना चाहिए, क्यों नहीं सताना चाहिए? ये जनतंत्र है, ये लोकतंत्र है। और अभी जो लोग फील्ड में बनारस में घूम रहे हैं, हमारे वरिष्ठ साथी, कई पत्रकार वहां पर हैं, आपकी टीम भी है, लोगों से बात कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि वहां असंतोष है। वहां बीजेपी नरेंद्र मोदी का कोई मुद्दा नहीं चल रहा। मुद्दा चल रहा है संविधान को बचाने का, लोकतंत्र को बचाने का, बेरोजगारी का, महंगाई का। तो नरेंद्र मोदी क्यों नहीं हार सकते? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि हारने वाले हैं, पर इस देश में कोई भी चुनाव हार सकता है।